हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर निखिल डागा और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 10 साइंस 2 का। अब तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया, फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डिस्कस किया और आज से हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का पार्ट विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखो, इंडिया में एक लॉ है विच सेज दैट 18 above in case of girls and 21 in case of boys is the legal age where आप बोल सकते हो, आप अडल्ट कहलाए जा सकते हो, शादी कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो, अपने जैसे और नालायक पैदा कर सकते हो। नहीं, मजाक कर रहा हूं, बट ये बिल्कुल मजाक नहीं है। 18 इन गर्ल्स एंड 21 इन बॉयज इज द लीगल एज टू रिप्रोड्यूस। क्यों ऐसा? क्योंकि बाय दैट टाइम द बॉडी विल बी फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से रेडी हो जाएगी टू रिप्रोड्यूस, टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। करेक्ट। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, देखो, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमको पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने चाहिए। मेल्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। इसमें से 44 हमारे बॉडी के नॉर्मल कैरेक्टर्स के लिए होते हैं जिनको ऑटोसोम्स बोले जाते हैं, और दो, दैट इज एक पेयर होता है जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, विच इज एलोसोम। तो देखो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब मियोसिस होगा। तो देखो मियोसिस 1 में हम 2n से 2 हैप्लॉइड सेल्स क्रिएट करते हैं और इन्हीं के अंदर, तो दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। और मियोसिस 2 जब होगा तो यहां पे देखो, जब मेल के केस में हम बोलते हैं तो वो क्या बनता है? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। ये बात कर रहा हूं मेल गैमीट की, क्योंकि यहां पे जब मियोसिस होगा तो हम मेल में मेल गैमीट की बात कर रहे हैं, और फिर मियोसिस 2 होगा विच इज ऑल्सो माइटोटिक डिवीजन। तो यहां पे हमको मिलेगा दो स्पर्म्स विच आर 22 प्लस एक्स और दो विच आर 22 प्लस वाई। आगे जाके सेक्स डिटर्मिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब सिमिलरली हम लोग फीमेल में बोलेंगे कि फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सिमिलर स्टोरीज चलेगी, दैट इज 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यहां जब मियोसिस होगा तो हमको मिलेंगे दो हैप्लॉइड सेल्स मियोसिस 1 के बाद, विच विल बी 22 प्लस एक्स। there will be only one type of gamete which you can see in females, which is ovum में 22 plus x होगा। और जब meiosis 2 that is similar to mitotic division हमको मिलेगा 22 plus x। तो हमको 4 सेल्स मिलेंगे जिन सब का कॉम्बिनेशन होगा 22 plus x। अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं, यहाँ पे हमको मिला 22 plus x और 22 plus y, मतलब दो टाइप के स्पर्म्स, और यहाँ पे हमको मिला एक ही टाइप का ओवम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो, सबसे पहला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्टिस। अब जब हम सिंगुलर बोलेंगे तो टीईएस टीआईएस, जब हम देख रहे हैं यहाँ पे दो है तो स्पेलिंग बदल जाती है, टीईएस टीईएस बन जाता है। याद रखना, सिली मिस्टेक नहीं करना इधर। तो यहाँ टेस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि ये बनाता है मेल गैमेट या स्पर्म। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये जो पूरा हेयर स्टाइल जैसा दिख रहा है ये एपिडिडाइमिस है। फिर यहां से नीचे से आपको एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहा है विच इज वैस डेफरेंस। तो हम बोलते हैं टेस्टिस भी पेयर्ड है, एपिडिडाइमिस भी आप बोल सकते हो पेयर्ड है, और वैस डेफरेंस भी पेयर्ड है। ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, मतलब कैसा होता है, टेस्टिस का ओरिजिन तो होता है एब्डोमेन के अंदर, लेकिन टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। इसीलिए उसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एब्डोमेन में है, लेकिन वो डिसेंड हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पे ना कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखो, दिस इज ये, अच्छा, ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिस इज द पेनिस, दिस इज द प्लेस वेयर द टेस्टिस आर लोकेटेड इन दैट पाउच विच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। तो स्क्रोटम सिंगल है, वो पेयर्ड नहीं है,
लेकिन वो टेस्टीज की पोजिशनिंग की वजह से वैसा दिखता है। और दूसरा क्या होता है, डायग्राम की वजह से बच्चा कंफ्यूज होता है। देखो नेचुरली दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द पेनिस और यहाँ पे 2 टेस्टीज है, बट डायग्राम में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया है, इस चीज को ऐसे कर दिया है, तो आपको दोनों टेस्टीज क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और वो स्क्रोटम 2 अलग अलग लोकेशंस पे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको लगेगा स्क्रोटम भी पेयर्ड है, स्क्रोटम सिंगल है, टेस्टीज पेयर्ड है। आप बोल सकते हो एपिडिडाइमिस भी सेम, वैज डेफरेंस भी पेयर्ड है। अब यहां से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैज डेफरेंस से आगे जाएंगे। अभी के लिए मैं मेन स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूं। ये यूरिनरी ब्लैडर है बराबर, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। ये जो है ये रॉड लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज पेनिस। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दिख के आनी चाहिए, विच इज यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन निकलेगा ये यूरेथ्रल पाइप ही है। मतलब हम मेल्स के केस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों का एग्जिट सेम है, विच इज द पेनिस। ये सिर्फ मेल्स में होता है, फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग रहता है। अब यहाँ पे 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स तो हमने बात कर लिए, हम क्या करेंगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस। मैंने प्लूरल और सिंगुलर की बात पहले कर दी थी, तो जब हम मेंशन कर रहे तो हम तो प्लूरल ही मेंशन करेंगे। तो टेस्टिस या टेस्टिकल्स भी बोला जाता है इनको, दीज आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। रीजन फॉर स्पर्म मैन्युफैक्चरिंग वी रिक्वायर टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लेस, इसीलिए आउटसाइड इन दैट स्क्रोटम। फिर हम देखते हैं, ये देखो कट सेक्शन ऑफ अ टेस्टिस। जब हम टेस्टिस का कट सेक्शन देखते हैं, ये दिख रहा है हाईलाइटेड एरिया। पहले तो हमको पता चलता है कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हमको दिखाई दे रहे हैं और उन कंपार्टमेंट्स में ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हमने बोला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने देखा 2 टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर हमने देखा बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यही तो स्पर्म बन रहा है, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। तो अब देखो हम टेस्टिस को और डिटेल में देखते हैं। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्पर्म है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेगा। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में और भी सेल्स होते हैं जो मेल हार्मोन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। ये दाढ़ी आना, वॉइस रफ हो जाना, हम बोलते हैं हॉर्स वॉइस, हॉर्स वॉइस नहीं है, हॉर्स वॉइस। तो हॉर्स वॉइस हो जाता है। अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट जेंडर, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। देखो मैं अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट जेंडर की बात कर रहा हूं, तुम अगले दिन जाके प्रपोजल मार दोगे और बोल दोगे कि सर ये तो आपने सिखाया था। मैंने ये नहीं सिखाया था, मैंने बताया कि वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ रहे। अब जब हम टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनता कैसे, देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, मैं इसको ऐसे पोजीशन कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको इसका पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है, देखो कैसे दिखाई देगा, ये रहा वो। तो मैं बता रहा हूं जो स्ट्रक्चर, जो एनिमेशन आप देख रहे हो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का स्ट्रक्चर है और वहां स्पर्म्स कैसे बन रहे हैं वो हम बता रहे हैं। तो देखो ये जो सेल्स है इनको बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम। मैं वही सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो है टेक्स्ट बुक में, इसलिए ये आपको भी याद करने हैं, जर्मिनल एपिथीलियम। अब ये देखो जर्मिनल एपिथेलियम में एक सेल डिवाइड हो रहा है, यहां से शुरू करते हैं, एक डिवाइड हुआ, मियोसिस 1 2 सेल, मियोसिस 2 4 सेल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसलिए आपको ये आना चाहिए। जर्मिनल एपिथेलियम में मियोसिस होने की वजह से 4 हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, जो होते हैं इन दिस केस स्पर्म्स। सबको समझ में आया। हमने एमआरएस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस पढ़ा, टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सा एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, याद रहेगा। अब इसके बाद देखो these sperms are sent forward through various tubules, मतलब एक जर्नी पे ये शुरू होंगे और वहां आगे तक जाएंगे। अब वो कोर्स जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको भी आना चाहिए। द कोर्स ऑफ स्पर्म, पहले हम इन टेस्टिस पढ़ेंगे फिर पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये स्पर्म्स बने कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कौन से एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। फिलहाल हम याद रखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देख रहे हो स्पर्म्स बने। अब ये स्पर्म्स यहां से मूव होंगे, सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक ही जगह ओपन हो रहे हैं। इस एरिया को बोला जाता है रेटेटेस्टिस। क्या बोला जाता है, रेटेटेस्टिस। देख रहे हो ना, सब मूव हो गए, सारे स्पर्म्स सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां पे आ गए, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ये जो पाइप्स आपको ऊपर की तरफ दिख रही है इनको बोलते हैं वैस एफरेंस। क्या नाम है, वैस एफरेंस, जो उनको अगले लोकेशन तक लेके जाएगी। तो दिस इज वैस एफरेंस।
जो स्पर्म्स को यहां तक लेके आएगी, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एपिडिडाइमिस। वापस बोलो, एपिडिडाइमिस। अब देखो जो स्पर्म्स बने हैं वो फिलहाल इमैच्योर है, ये धीरे धीरे मैच्योर होंगे और वो फंक्शन कर पाएंगे जिनके लिए इनको क्रिएट किया गया है। क्या? एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाना। तो यहाँ पे हम कोर्स समझ रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वास एफरेंस, वास एफरेंस से ये जा रहे हैं एपिडिडाइमिस में। गए ना एपिडिडाइमिस में। अब देखो यहाँ पे जब हम एपिडिडाइमिस की बात करें, अब टेस्टिस वाला एरिया कवर हो गया, अब हम आगे की जर्नी देख रहे हैं। तो एपिडिडाइमिस से ये स्पर्म आगे की तरफ मूव होंगे, बराबर। तो यहाँ पे ये जो एपिडिडाइमिस है ना, इसका लेंथ है 6 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर्स। अगर आप नहीं जज कर पा रहे हो तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन माई 2 हैंड्स राइट नाउ इज जस्ट 1 मीटर। 1 मीटर है खाली ये, और मैं बोल रहा हूं कितना, 6 मीटर। आप इमेजिन कर सकते हो ये जो गोनाड रीजन है इनर थाई रीजन पे, टेस्टिस का स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत बड़ा तो होता नहीं है, और उसमें भी सिर्फ कॉर्नर पे एपिडिडाइमिस है। वहां पे कितना सुपर कॉइल करके वहां पे नेचर ने इसको फिट किया है कि 6 मीटर लंबा एपिडिडाइमिस इस एरिया में आ गया है। अब क्यों इतना बड़ा? ताकि इस दौरान ये स्पर्म मैच्योर हो सके और मोटाइल हो सके, ट्रैवल कर सकते हैं फीमेल बॉडी के ओवम तक। तो यहां से हम देखते हैं द लेंथ ऑफ ईच एपिडिडाइमिस इज अबाउट 6 मीटर्स, और द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिस इज एज स्पर्म्स आर पुश्ड फॉरवर्ड फ्रॉम वन डक्ट, डक्ट मतलब पाइप हो गया, टू नेक्स्ट दे बिकम मैच्योर एंड आर एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। सबको समझा? अब हम लोग वापस हमारे पुराने डायग्राम पे आते हैं। अभी तक हमने क्या कवर किया? यहाँ पे टेस्टिस में एक बार रिकैप कर लेते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बना था, फिर वहां से ट्रैवल किया रेटेटेस्टिस, फिर वहां से वास एफेरेंस, फिर एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस यहाँ अभी तक स्पर्म्स यहाँ पहुंचे हैं। अब स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करेंगे इस पाइप में। इस पाइप का नाम मैंने पहले ही बता दिया था, क्या है? वास डेफरेंस। याद रखना, ये डेफरेंस है, वो एफरेंस था, दोनों में फर्क है, ठीक है। अब वैज डेफरेंस से ध्यान से देखो, यहां से वैज डेफरेंस स्पर्म ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ये जो है ये यूरेटर है, यहां से लूप करता है, अब यहां पे आया। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। फिलहाल मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बोल रहा हूं, ये ग्लैंड है, ये भी अपना सिक्रीशन यहाँ पे पोर करेगा, और वैश डेफरेंस से आने वाला स्पर्म भी यहाँ पे पोर इन होगा। तो इतना सा जो रीजन होता है, अब मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं वो रीजन को। ये जो रीजन होता है, ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, हाईलाइट कर रहा हूं अब मैं, ये इतना सा रीजन, इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो आप ये याद रख सकते हो कि सेमाइनल वेसिकल अपना सिक्रीशन कहाँ पोर करेगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। वैश डिफरेंस आगे जाके खाली नाम बदला है, क्योंकि दो रोड्स कनेक्ट हो गए इसलिए उसको एक नया नाम दे दिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे आप जाएगा, ठीक है। अब यहां से आगे जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा। तो देखो यहां से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और यहां से क्या क्या ट्रैवल कर रहा है? यूरिन भी ट्रैवल कर रहा है। तो देखो पहले तो मैं बता देता हूँ कोर्स, हम तो कोर्स ऑफ स्पर्म देख रहे हैं, तो ये पूरा एरिया कवर किया था, वैश डेफरेंस कवर किया। अब कौन सा एरिया आ गया? इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट से वो स्पर्म इस तरफ ट्रैवल करने वाला है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें यूरिन भी ट्रैवल करता है और स्पर्म भी, इसलिए इसको नाम दिया गया यूरिनोजेनाइटल डक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कोर्स ऑफ द स्पर्म, वैश डेफरेंस, फिर एजैक्यूलेटरी डक्ट, और फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और यहां से वो मेल बॉडी से बाहर इजैक्यूलेट हो जाएगा। अब यहां तक सबको कोर्स ऑफ स्पर्म्स क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स, मतलब वो ग्लैंड्स जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो इसमें हमने 3 नाम देखने हैं। कौन से 3 नाम देखने हैं? पहला वाला तो मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल अपना पूरा सिक्रीशन कहाँ रिलीज करता है? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। तो देखो ये लाइन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। 2 सेमाइनल वेसिकल्स है, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। इसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पीछे की तरफ, अगर मैं आपको बोलूं ये ऐसा नहीं, ये एक्चुअली डोनट शेप्ड है, तो प्रॉब्लम अगेन डायग्राम के कन्वीनियंस के लिए क्या किया गया, मैंने आपको ये पार्ट को ऐसे दिखाया खाली,
जबकि ये पूरा कवर कर लेता है इसको, तो दिस इज वन सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये रहा, और नीचे यहां दिख रहे दो, इनको बोला जाता है काउपर्स ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? काउपर्स ग्लैंड। सो देयर आर 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल अपना सिक्रीशन कहां डालेगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट में, और इनकी लोकेशंस की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्टली यूरिनोजेनाइटल डक्ट में डाल देंगे। आई होप आपको ये पता है यूरिनोजेनाइटल क्यों बोला, यूरिन स्पर्म सब यहां से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहां से जो फ्लूइड रिलीज होगा उसमें क्या क्या है? उसमें स्पर्म है, उसमें सिक्रीशन ऑफ तीनों ग्लैंड्स है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। तो हम बोलेंगे टुगेदर दैट एंटायर फ्लूइड इज कॉल्ड एज सीमेन। So the mixture of sperms, secretion of seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland is called as semen. It is a milky white fluid which is released from that last part which we will discuss, which is the penis. सबको यहां तक क्लियर हुआ? सारे पार्ट्स क्लियर हो गए? देखो हमने सब कवर कर लिए, पेनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, यूरिनोजेनाइटल, काउपर्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, वैज डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर। करेक्ट। खाली कौन सा बचा हुआ है? पेनिस वाला स्ट्रक्चर बचा हुआ है। तो देखो द लास्ट पार्ट विच इज पेनिस। व्हेन वी टॉक अबाउट द पेनिस lies in front of the scrotum. It is cylindrical in shape, और इसका फंक्शन क्या होगा? इट सर्व्स फॉर द पासिंग आउट ऑफ बोथ सीमेन एंड यूरिन थ्रू द पाइप, थ्रू द डक्ट कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब स्टूडेंट्स मुझे बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा समझ में आया, हाँ कि ना? है बहुत सारे नए टर्म्स है। एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड्स में, इसीलिए बोल रहा हूं। अभी प्रैक्टिस कर लो, बाद के लिए मत रखो, बाद में नहीं कभी टाइम मिलता। प्रैक्टिस करोगे तो सारे लेबल्स भी याद हो जाएंगे, सारे टर्म्स याद हो जाएंगे, तो उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे? हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, और फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस कैसे होता है वो आगे देखेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।